लगातार धार्मिक भावनाएं आहत होने के नाम पर जो बहुजन इंटेलेक्चुअल्स हैं उन पर हमला हो रहा है। कहीं नौकरी जा रही है, कहीं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। राजनीति में भी यही हालात है। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल हैं, उनके साथ भी इसी तरह का मामला सामने आया था और उनको जब अरेस्ट किया गया था। अब बनारस से एक मामला आया है जिसमें आरोप है एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर पर जिन्होंने भावनाएं आहत की। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी में एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर रितु है, उनको लेकर भी एक प्रोटेस्ट हुआ है। इस सब को लेकर जो सामाजिक आंदोलन है, जो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या उनको बहुजन समाज, बहुजन इंटेलेक्चुअल, बहुजन लीडरशिप बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है? और क्या इसका सोशल इंपैक्ट होगा? क्या बहुजन आंदोलन कमजोर हो जाएगा? फुले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन कमजोर होगा? और क्या बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं की थी दीक्षा भूमि में, जहां 5 अक्टूबर को पूरे देश से लोग जुड़ते हैं, क्या उसको बहुजन समाज नहीं दोहरा पाएगा? इन सब ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू पर बात करेंगे। सर, पहले आपका मामला आया, आपकी गिरफ्तारी हुई, मामला सब जुडिश है। अभी फिर एक बनारस में एक शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर को सिर्फ ये कहने पर कि आपको संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, ये चलता, इस तरह की चीजें हो रही है। जम्मू कश्मीर का मामला भी आप लोगों ने, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज के जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको डराने की कोशिश हो रही है एकदम पूरी तरीके से कि आप चुप बैठ जाइए, नहीं तो आप गिरफ्तार होंगे या नौकरियां जाएंगी? एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और जितना आप ये घटनाक्रम देख रहे हैं उससे मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। अचंभा इसलिए नहीं हुआ कि इस सरकार में ये सब नेचुरल है। और नेचुरल इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक राजनीतिक दर्शन होता है। जैसे कांग्रेस थी तो उस समय वो सब आए थे तो विदेश के पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तमाम ऐसे लोग थे। तो यूरोपियन लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रिंसिपल्स के साथ, ट्रेनिंग के साथ आए थे। तो उनके सामने एक विजन था कि हमें एक आधुनिक स्टेट बनाना है, एक मॉडर्न स्टेट बनाना है। इसलिए आप देखेंगे तमाम असहमतियों के बावजूद मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तमाम लोगों ने खोले। ठीक है। उस समय भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था तो आरएसएस ने कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया था और कहा था कि मनुस्मृति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट? बताया ये? नहीं बताया? जी बताइए। हाँ, तो उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया था। अब आरएसएस की स्थापना हुई है 1925 में। अब 100 वर्ष होने वाले हैं 3 साल बाद। 100 वर्षों तक, 90 वर्ष तक इन्होंने तैयारी की, अपने आदमी ट्रेंड करके डिफरेंट पार्टीज में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में तैयार कर करके आदमी भेजे। पहले जनसंघ बनी, जनसंघ के बाद आप देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। और जैसे जैसे लोग जो डिफरेंट पार्टी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे, इनके लोग धीरे धीरे सबको इकट्ठा करके देखिए 2014 में फुल फ्लेज्ड पावर में आ गए। तो जो संस्था, इनके 100 शाखाएं हैं। अब दिलचस्प ये है कि कोई कुछ कर देगा। जैसे अभी आपने उत्तराखंड में लड़की का आपने मामला देखा, अंकिता भंडारी का मामला देखा। उसमें जो लोग शामिल हैं उसमें से कुछ जो है इन्हीं संगठनों से जुड़े हुए, इनमें से किसी एक से। लेकिन वो संगठन तुरंत बोल देगा कि 3 महीना पहले हमने निकाल दिया है इसको। तो इनके सैकड़ों संगठन हैं और वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, बोले हम तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही निकाल चुका हूं। लेकिन काम सारा वही होगा, चाहे स्टीन का हत्या का मामला हो, चाहे कुछ भी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जिसका दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी हो कि हम मनुस्मृति हमारा संविधान है, तो उससे आप अपेक्षा क्यों करते हैं कि आपके साथ न्याय होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ह्यूमन राइट के हिसाब से? आप ये वो बताओ, जो सो कॉल्ड आत्महत्या है, रोहित बोमुला से शुरू हुआ, अभी जम्मू का प्रोफेसर ने भी किया, छात्र कर रहे थे, अब प्रोफेसर भी कर रहे हैं। उसमें तो कोई एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक। एक लड़का जो लिख रहा है, गेस्ट लेक्चरर है, कि संविधान अगर पढ़ ले तो मुक्ति हो जाए, उसको तुरंत जो है सर्विस से टर्मिनेट कर दी। रितु सिंह जिस केस की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है ऑलरेडी।
लेकिन इसका पूरा तंत्र देखिए, पूरा सिस्टम काम करता है और सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया क्वेश्चन करने। मेरा सवाल वही था। अभी आने दीजिए मुझे कहने दीजिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? इस सत्ता में वो लोग हैं पुष्पमित्र सिंह के बाद पहली बार फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आए, इसलिए ये तो संविधान आपको रखे रहेगा, बोलेगा संविधान पकड़े रहो वकील साहब, ये संविधान तुम्हारा पन्ना हमारा, काम तो हम करेंगे अपने मनुस्मृति के दर्शन के हिसाब से। नहीं, वो जो कर रहे हैं मुझे उनसे नहीं कहना है। मेरा सवाल ये था कि क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत संख्यक आबादी, इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडरशिप क्या इन सब चीजों को समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, या उन्होंने अपने क्रूसेडर को, लड़ने वाले लोगों को अकेला छोड़ दिया, और ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। जो समाज, एक तो डर का माहौल तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्यूरोक्रेट से जाके बात कीजिए, सब डरे हुए हैं। इंजीनियर से बात कीजिए, डरे हुए। मंत्री डरा हुआ है, उनके सांसद को बोलने की, ऑपोजिशन को डरा के रखा हुआ है। सब जगह आप देख नहीं रहे ED और CBI का खेल, जहां जो मर्जी भिड़ा देते हैं। तो खीरा चोरी के आरोप में शंभू कुमार सिंह को जेल भेज सकते हैं, हीरा चोर इंग्लैंड में घूम सकता है। ये सवाल डर का माहौल, इसे मैंने कहा ना, दर्शन नहीं समझिएगा तो ये सब घटना, आपको तो एक घटना होगा, पेट में दर्द हुआ, आंख में दर्द हुआ, आप घटना सिम्टम देख रहे हैं, मैं उसके दर्शन को आपको बता रहा हूं। डर का माहौल है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि लोग डर के घर में बैठ गए? बोलने वाले लोग, आपने बोलना बंद कर दिया है, मैंने बोलना लिखना पढ़ना बंद कर दिया है। बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे, संघर्ष करते रहे। और आज की बात नहीं, जिस समय चाहे आप भावना आहत विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर, संस्थापक वाइस चांसलर थे गौतम बुद्ध, उसके बाद देखिए चरवाक आए, और तमाम आप परंपरा उठा के देखिए, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, तो इन लोगों तो दमित शोषित जमात की आवाज उठाने वाले लोगों की संख्या दुनिया भर में कम रही है। समझ रहे हैं एक बात, दुनिया भर में कम रही, लेकिन ऐसे हर युग में लोग आते रहे हैं, व्यवस्थाएं की चूल हिलते रही हैं, लोग सवाल उठाते रहे। अगर पॉलिटिकल क्लास नॉर्थ इंडिया में सवाल नहीं उठा रहा है तो लोग उठा रहे हैं ना। स्टालिन साउथ में RSS का जो परेड होना है 2 तारीख बंद किया ना, बैन किया ना। तो भारत बहुत ही डाइवर्स किस्म का देश है। अगर नेता नहीं बोल रहा है इसका मतलब सब डर के चुप हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लोग सवाल, ऋतु सिंह भी बोल ही रहे, हम भी बोल ही रहे, आप भी बोल ही रहे। ये बात जरूर है कि समाज को चाहिए था कि इन लोग, ऐसे लोगों की मदद करे और साथ आए और तमाम तरीके से इसको मदद करे। देखिए लोग आए हैं सड़कों पर, मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो लोग सड़क पे आए थे ना, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुआ था ना, हुआ था, लोग सवाल तो उठा ही रहे। इसलिए जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं उनके साथ तो लाइफ इज ए पैकेज डील। ये नहीं है कि सब अच्छा अच्छा मीठा मीठा हमारा, खट्टा खट्टा तुम्हारा। जब आप जीवन, सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो एक पैकेज में आता है, कष्ट भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, सब कुछ आएगा। नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल जर्नी हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या उन्होंने कहा कि जो 2014 में आए हैं 2024 में तो नहीं आएंगे, और लगातार जिस तरह से बियॉन्ड द पार्टी वो सबसे मिल रहे हैं? लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी, बिहार में राजीव गांधी के खिलाफ बगावत शुरू हुई, मोदी जी फंस गए हैं नीतीश कुमार और मोदी के बीच में, क्योंकि पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा का मुकाबला हो जाएगा इस बार। नहीं, वो दिख तो ऐसी रहा है, लेकिन ऑपोजिशन को अब एक लेवल पर डर निकालना पड़ेगा। डर निकाल के अगर आप इकट्ठा होकर नहीं चुनाव लड़ेंगे, 24 में अगर मोदी वापस आ गया, सरकार, ये सरकार वापस आ गई, तो आप समझो कि आप डरने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब क्या है, होने के लिए कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ED दफ्तर बुला ही लिया, टॉप लीडर आपके बुला ही लिया, लालू जी जेल में रहेंगे, तो अब डर के आगे जीत है। अब आप खुल के और ऑपोजिशन खड़ा नहीं कीजिएगा। तो 24 में अगर ये लोग आ गया तो ये लोग तो डरने के लायक भी नहीं छोड़े। नीतीश कुमार को लोग कहते हैं नस दबा हुआ है, कुछ CD होगी या फाइलें होंगी, उन्होंने तो दिखा दिया कि ऐसा कुछ बगावत किया। क्या सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जा सकता है बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश जी के पक्ष में एक बात तो जाता है कि उत्तर भारत में, जो कि आप देख रहे हैं बड़ी धरती रही है, बड़े बड़े नेता हुए, अगर 80-90 के दशक को उठा के देखे तो भाई मुलायम सिंह यादव थे, कांशीराम जी थे, मायावती, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, बड़े स्टारवट नेता सब थे। इस युग का अब नेता में सिर्फ एक नीतीश कुमार है जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उस जनरेशन का। तो ये सब मिला के उनके पक्ष में जाता है।
लेकिन सवाल है कि बिहार में कैसे चुनाव करते हैं, बाकी स्टेट में कैसे आप अपोजिशन को गोलबंद करते हैं। बहुत सारा फैक्टर से चुनाव आते हैं, कैसे लोगों को टिकट देते हैं, कौन लोग वो चुनाव लड़वाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। उससे उस पर डिपेंड करेगा कि क्या स्थिति होगी। वैसे उत्तर भारत में मुझे लगता है कि अगर आरजेडी या जेडीयू गंभीरता से चुनाव लड़े, 35 सीट जीते, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को इसमें दिक्कत होगी कि सहमति बनेगी तो नीतीश कुमार के नाम पर राहुल गांधी भी सहमत हो जाएंगे। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कह रहा हूँ। यूपी में किस तरह का पॉलिटिकल अलायंस देख रहे हैं? जैसे बिहार में तो हो गया कि जेडीयू आरजेडी बनता है, कांग्रेस है, तो विनिंग अलायंस होगा उससे। लेकिन मामला फंसता है जैसे कांग्रेस जिन जिन राज्यों में है वो किसी दूसरे पार्टी को जगह नहीं देना चाहते, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और एक कमजोर कड़ी है, वहां वो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें गंवाते हैं। पॉलिटिकल क्लास से सवाल पूछेगा तो ज्यादा बेहतर होगा पार्टी वाले लोगों से। आप एज ए हिस्टोरियन, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट कैसे हैं? मैं 2019 के चुनाव से पहले मैंने कहा कि सपा बसपा एक होगा, मेरे कॉलेज स्टाफ रूम में आइएगा। राजनीति हर समय इट इज अबाउट पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं का खेल है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, उत्तर प्रदेश के दलित सब ये बोलता था कि असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं हंसता था और गठबंधन हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये संभव है कि सपा बसपा का गठबंधन फिर होगा। बंगाल अब देखिए, आप पहले लेट मी एक्सप्लेन कि सपा बसपा का गठबंधन कब होगा, जब इन दोनों को लगेगा कि ओपोजिशन अब खुल के आ रहा है, मजबूत हो रहा है, तब वहां भी गठबंधन होगा। इसकी संभावना है, और यही संभावना हर जगह मोर और लेस कमोबेश ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से कुछ लोग वेट एंड वॉच में हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, रेड्डी साहब वो भी वेट एंड वॉच में है। नवीन पटनायक वो तो नीतीश जी के पुराने मित्र भी है, समाजवादी पृष्ठभूमि के ही हैं उनका फैमिली, तो वो सब वेट एंड वॉच में होगा। इसलिए अभी बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर देना अभी मुझे लगता है कि फिर आपको उम्मीद थी नीतीश कुमार इस तरह से इनिशिएट करेंगे, जिस तरह से वो खुलेआम सरेआम उन्होंने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है? भाई कुछ भी संभव है, ये राजनीति में कुछ भी। आई को बताइए, लेफ्ट और राइट मिलकर सरकार चलाएगी आप सोच सकते हैं, लेकिन चला ना वीपी सिंह की गवर्नमेंट, बाहर से समर्थन था लेकिन सरकार को समर्थन था ना। तो राजनीति जितना आप समझते हैं कि विशुद्धतावादी, वैसे राज सत्ता और राज दर्शन वैसे नहीं चलता है। ये भी बात एक अफवाह है कि सारे नेता डरे हुए हैं, ये सब जो लोग परसेप्शन बनाया गया है, कम से कम नीतीश कुमार ने इस परसेप्शन को तोड़ा है, तो बाकी लोगों के मन से परसेप्शन निकलेगा। लालू यादव कहाँ डरे, वो तो जेल में रहे बहुत, कहाँ डरे? तो स्टालिन कहाँ डर रहा है? बहुत सारे लोग हैं नहीं डर रहे हैं। लेकिन ये है भी अफवाह है या बहन है? एक तो देखिए ऐसा है, वही पॉलिटिकल फिलॉसफी पे आप समझ नहीं रहे बात। मनुस्मृति में क्या लिखा है कि ब्राह्मण कोई भी हत्या भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसको मिनिमम सजा मिलनी चाहिए, और शूद्र वही अगर अपराध करता है तो उसको सूखे घास में जला देना चाहिए, उसको मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। सूखे घास या हरे घास? सूखे घास में उसको डाल के उसके ऊपर जिंदा जला देना चाहिए। पढ़िए जाकर उसको। सवाल ये है कि आपके पास अच्छा पेन है, कहाँ 10 रुपए का पेन है, जैसे आप बिल दिखाइए कहाँ है, उसी पेन पे जो है आप पकड़ के केस वेस करके अंदर ठेल लगा, बोले आप प्रूव करते रहिए कोर्ट में। सॉल्यूशन क्या है इन सब चीजों? सॉल्यूशन लोकशाही है, जन आंदोलन, जनशक्ति ही सॉल्यूशन है। इसमें लीडर्स को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अब चलिए उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब चलिए अब नया चुनाव भी इनके पार्टी संगठन में हो रहा है। हो सकता है कि जगजीवन बाबू के बाद एक बड़े स्टालवर्ट दलित नेता अध्यक्ष बने, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एजेंडा सेटिंग क्या हो रहा है, ये सवाल तो उठेंगे ना कि भाई मोदी अगर ऑपोजिशन अपना एजेंडा मैनिफेस्टो लेके आए, क्या नया है ऑफर करने के लिए लोगों के लिए, ये भी जानना बेहद जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी ज्यादा अर्ली है, लेकिन लोगों को देखिए डराने वराने से डरता उड़ता नहीं है। इससे भी ज्यादा आज तो मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल फोरम है, मीडिया है कि कुछ बोलोगे दुनिया भर में माहौल चला जाता है। जिस समय राजा राजशाही रहा होगा उस समय तो एक कत्लेआम हो जाता होगा, एक बार खाली राजा उधर छींक दिया, उधर काट दिया। आपको नहीं लगता मोदी जी में बहुत डेमोक्रेटिक डीएनए है उनका, और वो सबको सुनते हैं? वो आपसे मिलते होंगे, हम नहीं जानते हैं, कभी मिले नहीं, आपसे मुलाकात होती होगी तो आप डेमोक्रेटिक डीएनए जानते होंगे। लेकिन हो सकता है चुनाव जीत के जा रहे हैं वो।
कोई बात मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही आरोप लगा रहे हैं लोग बीजेपी पर। उन्होंने एक कॉमन शत्रु अपना तलाश के पब्लिक को दे दिया है कि दिन भर मुसलमान मुसलमान करते रहो, और आप हिंदू राष्ट्र भी कह रहे हैं, ये भी गलत है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये बोलिए ब्रह्म राष्ट्र है, ये ब्रह्म राष्ट्र वर्ण राष्ट्र। अभी पीएफआई का लोग आरएसएस से तुलना कर रहे हैं, बताइए यार आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, तो अपोजिशन भी तो बहुत ज्यादा हमलावर होता अरे है। भाई तो ये भाई हम पावर में हम डिसाइड करेंगे कौन राष्ट्रवादी है कौन गैर राष्ट्रवादी है। लेकिन विपक्ष भी मोदी जी को काम नहीं करने दे रहा है, हर चीज की आलोचना, उनके हंसने की विपक्ष आलोचना, ऐसा है, खांसने की आलोचना, उनके घूमने फिरने की आलोचना। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष कोई ठीक से अभी नहीं दिया, विपक्ष तो अभी पूरा काम ही अपना नहीं किया है। आप जितना बिल पास हुआ है, आप तो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आपको करोड़ों लोग देखते सुनते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करती थी, नाम सुना है कभी? उसकी मीटिंग सुना है? पार्लियामेंट में किसी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने आ गया 2020, उस पर बहस पार्लियामेंट में सुना है? सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहुत कुछ पास हो रहा है, चल रहा है। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? जनप्रतिनिधियों को वहां बोलने का, बात करने का। लेकिन मोदी जी ने इंटरनेशनली भारत का नाम बहुत स्ट्रेंथन किया है। हाँ नहीं, मोदी जी भी, नुपुर शर्मा भी की थी। नुपुर शर्मा ने बहुत भारत का नाम बहुत कोट फ्रिंज एलिमेंट, नहीं फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन देख रहे हैं होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में फ्रिंज एलिमेंट। अब भारत सरकार ही फ्रिंज एलिमेंट को सुरक्षा देने लगे है, तब तो कितना नाम शोहरत हो रहा है। मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो बोलते हैं बुद्ध की धरती से आया हूं, तो बुद्ध के सिद्धांतों में भी तो मान लीजिए, बोले मैं बाबा साहब की वजह से हूँ यहाँ हूँ, तो बाबा साहब के विचारों को दो चार आदमी रख के पढ़वा लीजिए। आप एक प्रोफेसर है, हिस्टोरियन भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, आपको कोई काम ऐसा नहीं लगता है मोदी जी का जिसको कहा जाए कि नहीं दिस इज गुड फॉर पीपल ऑफ इंडिया? आप बताइए, आप नॉट जर्नलिस्ट, हम सब खबर नहीं देखते हैं, मेरा काम पढ़ना लिखना बोलना है। आप बताइए कौन कौन काम अच्छा हुआ है? राम मंदिर का निर्माण की देखरेख में, नया संसद, उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी, उसका रोजगार कितना मिला, किसको मिला, थाली बजवा के कोरोना कंट्रोल करना, सब भाई एक सेक्शन को अच्छा लग ही रहा था। अमिताभ बच्चन भी थाली पीट रहे थे। ठीक है, बुलडोजर कंसेप्ट, आजकल सवर्ण समाज के लोग नोएडा में रो रहे हैं, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ऐसा है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, आज मेरा नंबर है, कल आपका भी होगा। जब एक शहर में जब शत्रु देश बम गिराता है तो वो डिस्टिंग्विश थोड़ी करता है कि मंदिर टूटेगा कि मस्जिद टूटेगा। आप बंकर में भी छुपे हो। इतना मानेंगे कि नहीं कि मोदी जी ने कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी को सोशली पॉलिटिकली एकजुट तो कर दिया है। कैसे ये आप बताएंगे, कैसे किया है नहीं किया है? अभी तो जिस रफ्तार से दिखना चाहिए वो तो दिख नहीं रहा। पॉलिटिकल लीडर्स डाइवर्सिटी देखिए ना, बिहार में 2 पिछड़ा डिप्टी CM, ट्राइबल राष्ट्रपति, उसके बाद पहले शेड्यूल राष्ट्रपति। ये आप बेकार की बात है। मोदी जी के आने से पहले यहाँ पे लोग नहीं थे। OBC के कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो क्या करें हम? तो करें एक भी OBC के मंत्री ना बनाओ, और जितने वैकेंसी भारत में प्रोफेसर के, वाइस चांसलर के, जजेस के, सब OBC भर दो। मंत्री लेके क्या आचार करेंगे? क्या करेंगे? मतलब किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा, किताब पकड़ा दी, लो भाई मंत्री तुम हो। जैसे किताब खोले, बोले किताब मत खोलना, पन्ना हमारा है, लाओ इधर, पन्ना नहीं खोलना है। तो मंत्री एक ऐसा काम बता दे कि OBC के हित में एक वहां पे कानून पास हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। दिल्ली NFS आ रहा है भाई, NFS दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट में गेस्ट में NFS लग रहा है OBC। लेकिन दिलीप मंडल एक बड़े पत्रकार है, वो कहते हैं कि मोदी जी ने 2-3 काम अच्छा, जैसे वो डाइवर्सिटी ला रहे हैं, कर्मकांड खत्म कर रहे हैं, और प्लस आर्थिक युग में भारत जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो सबको बराबर का मौका मिलेगा। चलिए उनकी समझ है, मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो सबको नहीं मौका मिलेगा। उसमें भी आप जाएंगे, आप TV चैनल में काम किए हुए ना, तो उसमें चेकिंग वहाँ क्या बन के काम किए थे? बहुजन बन के काम किए थे। क्या किए थे काम? वहाँ भी पहले एंटीना से पता लगा लेता है कौन है, समझ गए? ऐसा एंटीना है, तुरंत पता लगा लेता है कौन आया है इंटरव्यू देने। तो ये प्राइवेटाइजेशन, यहाँ प्राइवेटाइजेशन के साथ जो है ना, पूंजी के साथ जन्म मिक्स है। इतना मानेंगे नहीं कि OBC प्रधानमंत्री, और उनको संविधान को लेकर रोए हैं संसद में, गरीब मोदी जी जहाँ रोए या जहाँ सर झुका है, समझिए उस संस्था में कुछ गड़बड़ होने वाला है। संविधान के सामने पार्लियामेंट आके पहली बार छू के प्रणाम किए थे,
पता लगा नया पार्लियामेंट बन गया समझ गए उनके और सोचिए अडवाणी जी को कितना प्रणाम किए थे, अडवाणी जी के शागिर्द थे, जितना झुक कर प्रणाम किए उनको मार्गदर्शक मंडल में ऐसे डाल दिए। ये सरकारिज्म है आपका या नहीं? सरकार में जो भी समझ ली, लेकिन आजकल तो अडवाणी जी का इसी फोटो आता है, पता नहीं। एक आखिरी सवाल, उनकी जो पॉलिटिकल बीनिंग एबिलिटी है उसको तो मानेंगे, जो उनका सोशल कॉम्बिनेशन, सोशल अलायंस की जो समझ है, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन जो है, कहाँ किसको, सोचिए पहले शेड्यूल कास्ट के लोग राज्यसभा नहीं जाते थे, बट आज बीजेपी में हो रहा है। कम से कम सवर्ण नहीं बहुत कम, रेयर। इसमें भी तो रेयर ही है ना, इसमें कौन है कि 10 आदमी को इतना तो मानेंगे ना कि कम से कम मोदी जी ने ये तो तय कर दिया कि बिना SC ST OBC माइनॉरिटी का पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती, और ये कांग्रेस से लेकर तमाम लोग कर रहे हैं। ऐसा है, इसमें आप जो कह रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास उठा के देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? क्षत्रिय थे, गुप्ता क्षत्रिय थे, नंद वंश क्षत्रिय था। तो राजा आप रहो, लेकिन करोगे क्या वो हम बताएंगे। सिर पे टोपी, ओबीसी तो प्रधानमंत्री मंत्री खुद ही है ओबीसी, लेकिन करोगे क्या, एजेंडा सेटिंग करेगा उनके पीछे जो संगठन है वो। तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं या ट्राइबल राष्ट्रपति है, तो हासदार जंगल उधर का है, जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है, आदिवासियों के जीवन में क्या हो रहा है। एक व्यक्तिगत मुक्ति तो संभव है, आपको राजा बनाया जा सकता है, लेकिन सामुदायिक मुक्ति संभव नहीं है। एक सवाल से तो आप जरूर सहमत होंगे कि उनकी जो पॉलिटिकल विनिंग एबिलिटी है उसको तमाम विपक्षी नेताओं को सीखना चाहिए। एकदम आपसे मैं सहमत हूं, और मैं ये कह रहा हूं ना, मंडल कमंडल का काट मंडल होता, सामाजिक न्याय ही होता है। सुन लीजिए पहले बात, गंभीरता से, आप बीच में टोकिएगा नहीं। 30 साल जब मंडल कमीशन है, उसके साथ निजीकरण भी है, कितने लीडर से सवाल उठाए, सोशल जस्टिस पे खासतौर से हिंदी पट्टी में कितने नेता जो है डटे रहे और ईमानदारी से काम किया। अगर वो काम किए होते, डटे रहते, आइडियोलॉजिकल फाइट बैक दिए रहते, तो ये स्थिति आज नहीं देखने को मिलती। अब बताता हूँ, मर्सिडीज कार आपके पास भी है? मर्सिडीज कौन गाड़ी? नहीं सर, हमारे पास कोई अपनी कार नहीं, निजी कार नहीं, कंपनी की कार। हाँ, जो भी है, देखिए टायर उसमें कोई और बनाता है, ट्यूब कोई और बनाता है, नट बोल्ट कोई और बनाता है, इंजन कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाता है, लेकिन जब फाइनल कार प्रोडक्ट बन के आता है तो उससे लगता है मुहर मर्सिडीज। आज भी बीजेपी सिर्फ अपने बल पर चुनाव लड़के दिखाती, अपने बल पर, आज भी नहीं जीत पाएगी। तो उधर लोक जनशक्ति पार्टी, तो इधर निषाद पार्टी, सब जगह नट बोल्ट, कोई नट बोल्ट है, कोई टायर है, कोई ट्यूब है, सब जब मिलके फिट हो जाता है तब मोहर मारते हैं कि हमारी सरकार है। एक एक आदमी को सब, ये बहुत आसान काम है, एक को मंत्री बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन 10 प्रोफेसर बनाना, 10 वाइस चांसलर बनाना बहुत मुश्किल काम। चलिए एक आखिरी सवाल, एकदम आखिरी सवाल, आप चूंकि आप मीडिया पढ़ाते भी हैं, मोदी का जो मीडिया स्किल है, जो इवेंट मैनेजमेंट का स्किल है, जो खबरों में बने रहने का स्किल है, वो कम से कम भारत के किसी और नेता में तो नहीं है। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी तो हैं। नहीं, कोट अनकोट विलक्षण ही है कि भारत में ऐसे कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। वाकई अपने आप में एक अजूबा प्राइम मिनिस्टर है, बहुत ही विलक्षण है, और उनका पूरा ड्रेस स्टाइल, चाय बेचने की जर्नी से लेकर 10 लाख का सूट, बाल एक एक बाल ठीक करने वाला अलग डिजाइनर, सूट का अलग डिजाइनर, सदरी का अलग डिजाइनर, कपड़ा शायद मैंने रिपीट करते हुए नहीं देखा, अगर आप देखे होंगे तो आप बताइएगा। तो वो सब क्यों है? यहाँ और भी प्राइम मिनिस्टर हुए, मान लिया शास्त्री जी भी थे प्राइम मिनिस्टर, या चौधरी चरण सिंह भी थे। तो ये 21वीं सदी के हाई प्रोफाइल प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए इनका हर एक्शन जो है न्यूज बनना चाहिए। दिस इज अ प्राइड फॉर नेशन। क्यों? It's a national pride. सिर्फ फोटो your prime minister has a Mercedes. Your prime minister has your own 8,000 crores aeroplane. भारत। नहीं, आपको तो गर्व इसलिए होना चाहिए कि अडानी जो है दुनिया का अमीर आदमी में से एक, ये भी गर्व होना चाहिए। भले हमको 40% लोग जो है अपने कर रहे हैं कि जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं उससे 80 करोड़ जनता को लाभ होगा, इसका मतलब 120, 25, 30 करोड़ आबादी है, उसमें से 80 करोड़ आबादी ऐसी है जो 5 किलो राशन पे जिंदा रहे, एक पैकेट। तो किस पे गर्व करें किस पे नहीं करें, ये आपको तय करना है। शुक्रिया।